हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य की, जिसका टाइम पीरियड 1526 से 1707 तक रहा, जिसके अंतर्गत हम भारत में मुग़लों के आगमन से लेकर मुग़ल साम्राज्य के पतन तक की बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्रत्येक शासक ने मुग़ल साम्राज्य के विस्तार में अपनी भूमिका निभाई और अपने समय में किस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था तथा साम्राज्य को व्यवस्थित किया। साथ ही हम इसमें ये भी देखेंगे कि इनका आर्ट और कल्चर क्या रहा और मुगलों द्वारा साम्राज्य के विस्तार के लिए किए गए युद्ध की भी बात करेंगे। तो इन सबको अच्छे से समझने के लिए या फिर कहें कि मुग़ल साम्राज्य के इतिहास को अच्छे से समझने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाबर, अगर हम बात करें कि मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक की, तो हम जानते हैं कि बाबर जो था वो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक रहा, जिसकी वजह से मुग़लों का आगमन भारत में हुआ। ठीक है, बाबर जो था वो तैमूर जो था वो अपने पिता की ओर से था और चंगेज़ खान अपनी माता की ओर से था, लेकिन उसका जो असली नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर जो थी वो उसकी उपाधि थी। जिस तरीके से दिल्ली सल्तनत के में हम लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा कि किस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक को टाइटल मिला हुआ था लाख बख्श का, ठीक है, तो उस तरीके से बाबर जो था वो इसकी उपाधि का नाम था और इसलिए इसको बाबर कहने लगे थे। असली नाम जो था वो इसका जहीरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, 1494 में 12 वर्ष की आयु में बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा के स्थान पर फरगना यानी कि तुर्किस्तान का राजा बन गया था। पंजाब के सबसे शक्तिशाली दौलत खान जो इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट था, इसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो अब दौलत खान क्यों खुश नहीं थे? पंजाब के शक्तिशाली कुलीन थे ये तो, ठीक है, इन्हें तो खुश होना चाहिए। इब्राहिम लोदी उस टाइम पे सुल्तान था, लोदी डायनेस्टी के टाइम पे, तो ये खुश इसलिए नहीं थे। अगर हम इसके पीछे की वजह जाने तो इब्राहिम लोदी ने अपने आप को पूरी तरीके से मतलब पूरी शक्ति का अपने ऊपर दावा किया, यानी कि पूर्ण रूप से सारी शक्ति उसने अपने अंडर ले ली। जो कुलीन थे यानी कि जो पुराने कुलीन थे उनको हटा दिया उसने, नए कुलीनों को भर्ती किया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या था, जो पुराने कुलीन थे, जो बहुत शक्तिशाली रईस थे, जो अपने पद पर बहुत लंबे टाइम से थे, उनको हटा दिया गया, तो वो नाराज़ हो गए थे। तो जब वो नाराज़ हो गए तो इस वजह से उन्होंने उससे बदला लिया, जिसकी वजह से उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया। और बाबर जब 26 अप्रैल 1526 को बाबर आ गया तो बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में ही इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है, और जल्दी से दिल्ली पर कब्जा कर लिया और विशाल व बेहतर सेना के बावजूद इब्राहिम लोदी बाबर की बेहतर रणनीति और तोप खाने के उपयोग के कारण लड़ाई में हार गए। तो इस तरीके से बाबर जो था उसने लोदी डायनेस्टी का वहीं पे डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, लोदी डायनेस्टी का पतन हो जाता है और यहीं से दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड ख़त्म होकर मुग़ल एम्पायर की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, जिसकी नींव बाबर रखता है। ठीक है, तो पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव को चिन्हित किया। बाबर ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की और आगरा पर कब्जा करने के लिए अपने बेटे हुमायूं को भेजा। बाबर ने स्वयं को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया। तो इस प्रकार से बाबर ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया। बाबर ने इसके बाद कई लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है, और भी युद्ध किए अपने मुग़ल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, अपनी शक्ति का सबूत देने के लिए। जैसे कि खानवा की लड़ाई 1527 में लड़ी, बाबर ने राणा सागा को हराया और गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, तो इस तरीके से जो बाबर था और भी सारे मुग़लों ने अलग अलग टाइटल ले रखे थे, जैसे कि बाबर भी उसकी टाइटल था, गाजी की उसने उपाधि धारण की। चंदेरी की लड़ाई लड़ी उसने 1528 में, मेदिनी राय की हार हुई जिसमें, और इस प्रतिरोध के साथ राजपूताना पूरी तरीके से बिखर गया। वहीं 1529 में घाघरा की लड़ाई, ये सुल्तान नुसरत शाह के अधीन बंगाल के सल्तनत के खिलाफ बाबर के अधीन मुग़ल सेनाओं के बीच लड़ा गया था। और ये जो घाघरा की लड़ाई के बाद बाबर की 1530 में मृत्यु हो जाती है। बाबर ने 4 बाग और सम्मित रूप से बिछाए गए बगीचों की शुरुआत की। बाबर ने तुज़ुक-ए बाबरी और मसनवी लिखी, यानी कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है तुज़ुक-ए बाबरी, जो कि उसने खुद लिखी थी, और मसनवी। इसके अलावा बाबर की मृत्यु के बाद इन्हें आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन इनकी आखिरी इच्छा होती है कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए, जिसकी जानकारी हमें तुज़ुक-ए बाबरी से मिलती है, जिसमें
बताया गया है कि 1530 में बाबर की मृत्यु लाहौर में होती है, लेकिन उनके शरीर को आराम बाग यानी कि आगरा में दफनाया जाता है। लेकिन उनकी इच्छा होती है कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए, तो शेर शाह सूरी के समय में उन्हें अफ़गानिस्तान यानी कि काबुल में दफनाया जाता है। ठीक है। वहीं बाबर ने बाबरनामे में 2 हिंदू राजाओं का जिक्र किया है, राणा सागा मेवाड़ के और दूसरे विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को उन्होंने बहुत योग्य शासक बताया है। साथ ही लगभग 200 वर्षों के लिए बाबर के जो गन पाउडर, घुड़सवार सेना और तोपखाने, इन सबको बाबर ने बहुत लोकप्रिय बनाया और भारत के विदेशी व्यापार को मजबूत किया। बाबर ने भारत में एक युद्ध की नई विधा भी शुरू की। साथ ही काबुल और गांधार मुगल साम्राज्य के अभिन्न अंग बन गए, जिसकी वजह से बाबर को बादशाह की उपाधि भी मिली। तो ये तो हो गई बाबर की बात। अब यदि हम इनके उत्तराधिकारी यानी कि हुमायूं की बात करें, तब यदि हम बात करें हुमायूं की, जो कि बाबर का उत्तराधिकारी बनता है, तो उसका टाइम पीरियड 1530 से 1556 तक रहता है। हुमायूं बाबर का जो था वो सबसे बड़ा बेटा था। दिल्ली में दीन पना को वो अपनी राजधानी बनाता है। हुमायूं के 3 और भाई थे, कामरान, असगरी और हिंडाली। हुमायूं ने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों के बीच बांट दिया, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। पूर्व में यानी कि ईस्ट में शेर खान शक्तिशाली हो गया था। ठीक है। हुमायूं ने उसके खिलाफ मार्च किया और 1539 में हुए चौसा के युद्ध में शेर खान ने मुगल सेना को नष्ट कर दिया और हुमायूं क्या होता है, वहाँ से भाग जाता है। इसे 1540 में बिलग्राम या गंगा की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। तो ये जो युद्धों के टाइम पीरियड है, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कभी कभी क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए भी आ जाते हैं। नेट के पेपर में या यूपीएससी में क्रोनोलॉजी के थ्रू बताइए कि किस तरीके से सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ, कब सबसे फिर उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ। ठीक है। तो सिंध के रेगिस्तान में भटकने के दौरान हुमायूं ने शेख अली अंबर जैनी की बेटी हामिदा बानो बेगम से शादी की। वहीं 23 नवंबर 1542 को हुमायूं की पत्नी ने अकबर को जन्म दिया। अमरकोट के राजा राणा प्रसाद ने हुमायूं से वादा किया कि वो सट्टा को जीतने में उसकी मदद करेगा। हुमायूं का जीवन जो था बहुत रुमानियत भरा है। वो अमीर से कंगाल बनता है, फिर कंगाल से अमीर होता है। वहीं 1555 में सूर साम्राज्य के विघटन के बाद वो दिल्ली को फिर से जीतने में सफल हुआ, पर अपनी विजय का आनंद लेने के लिए वो बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहा। यानी कि अगर हम इसके बीच की कहानी को समझें कि क्या हुआ था आखिर ऐसा कि जो हुमायूं जो था वो अमीर से कंगाल बन जाता है और कंगाल से अमीर बन जाता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो पूर्व में शेर खान जो होता है वो 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हरा देता है। ठीक है। तो जब वो हरा देता है तो 1540 में बिलग्राम यानी कि गंगा की लड़ाई के नाम से उसको युद्ध को जाना जाता है, जिसमें क्या होता है, हुमायूं भाग जाता है। तो जब हुमायूं भाग जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, शेरशाह सूरी जो होता है वो साम्राज्य को चलाता है। शेरशाह सूरी सूर डायनेस्टी का एक उदय होता है। ठीक है। सूर डायनेस्टी निकल कर आती है। ये जो सूर डायनेस्टी थी ये दूसरा अफगान साम्राज्य होता है, ये लोदी के बाद का। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका टाइम पीरियड 1540 से 1545 तक रहा। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में पुराना किला बनवाया। इन्होंने दम नामक नए सिक्के पेश किए जो 1835 तक प्रचलन में रहे। शेरशाह ने संचार को मजबूत करने के लिए सड़कों का निर्माण किया। मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण मार्ग बनवाए थे। ठीक है। सोनार गांव से सिंध, आगरा से मांडू, जोधपुर से चित्तौड़ और लाहौर से मुल्तान। ठीक है। वहीं इन्होंने सिंधु घाटी से बंगाल में सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण किया। ठीक है। ये जो शाही सड़क थी इसका नाम ब्रिटिश काल में बदलकर कलकत्ता और पेशावर को जोड़ने वाली ये सड़क थी, इसका नाम ग्रैंड ट्रंक कर दिया गया। ठीक है। तो ये शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी, जिसे आज हम ग्रैंड ट्रंक के नाम से जानते हैं। शेरशाह का साम्राज्य सरकार में विभाजित था। सभी कृषि योग्य भूमि को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। अच्छा, मध्यम और बुरा राज्य का हिस्सा औसत उपज का 1/3 था और इसका भुगतान नगद या फिर फसल के रूप में किया जाता था। सिकंदरी गज का उपयोग करके भूमि को मापा गया। ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने एक नई कर व्यवस्था लगाई थी, यानी कि व्यवस्था थी उसकी कि जो एग्रीकल्चर था यानी कि कृषि जो थी उसमें सिकंदरी गज का उपयोग किया गया था भूमि को नापने के लिए। उसने अलाउद्दीन खिलजी से घोड़ों की ब्रांडिंग का पालन किया और खासा कैल नामक अपनी व्यक्तिगत शाही सेना को बनाए रखा। उसने अपने शासनकाल में पहली बार रुपया जारी किया। तो रुपया जो था वो किसके टाइम में जारी रहा, ये बात आप याद रखिएगा। शेरशाह सूरी के टाइम में शेरशाह सूरी ने ही रुपया जारी किया। सूरी ने पाटलिपुत्र शहर का पुनर्निर्माण करके उसे पटना नाम दिया और पाटलिपुत्र को जो पटना नाम दिया वो भी सूरी ने ही दिया।
तो शेरशाह बाघों के शिकार के लिए जाने जाते थे। चंदेल राजपूतों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए कलिंगर के किले में बारूद विस्फोट से शेरशाह की मृत्यु हो जाती है और शेरशाह का जो असली नाम था वो फरीद खान था। ठीक है, तो जो जब भी पेपर में या एग्ज़ाम में कहीं पर भी आए फरीद खान, तो यानी कि शेरशाह सूरी की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, 1540 से 1545 तक का जो टाइम था वो शेरशाह सूरी के अंडर में रहता है साम्राज्य। और उस टाइम पे जो हुमायूं होता है वो इधर उधर भटक रहा होता है और मदद मांग रहा होता है, राजाओं से मिल रहा होता है और सोच रहा होता है कि किस तरीके से अपने साम्राज्य को वापस हासिल कर ले। और उसी बीच वो शादी कर लेता और अकबर का जन्म होता है। ठीक है, लेकिन 1555 में जैसे ही सूर साम्राज्य का पतन होता है वैसे ही दिल्ली को वो वापस हासिल करने में सफल हो जाता है, लेकिन इस विजय को वो ज़्यादा दिनों तक आनंद नहीं ले पाता है क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वो दिल्ली के अपने किले की पुस्तकालय की इमारत की पहली मंजिल से गिर जाता है और वहीं से उसकी मृत्यु हो जाती है, चल बसा। ठीक है, किले के ही पास उसकी चहेती बेगम ने उसका एक शानदार मकबरा बनवाया। ये इमारत उत्तर भारत में वास्तुशैली के एक नए चरण की सूचक है, जिसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता संगमरमर की शानदार गुंबद है। वो एक अच्छा सेनापति और योद्धा नहीं था, उन्हें पेंटिंग का भी शौक था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हुमायूं जो थे वो एक अच्छा योद्धा नहीं होता है, सेनापति भी नहीं होता है अच्छा। ठीक है, लेकिन बाबर जो था वो बहुत अच्छा सेनापति होता है, एक योद्धा भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हुमायूं जो होता है वो थोड़ा अपोजिट होता है उनसे, लेकिन उन्हें पेंटिंग का बहुत शौक होता है। उन्होंने फ़ारसी भाषा में कविताएं भी लिखी। हुमायूं की सौतेली बहन जो थी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की, और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना भी तब की जब अकबर ने उनसे कहा। ठीक है, तो अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। उसने मस्जिद जमाती मस्जिद और दिल्ली में ईसा खान की मस्जिद बनवाई। उनकी विधवा आमिर बानो बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया। तो हुमायूं का मकबरा अगर आप लोगों ने विज़िट किया होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा हुमायूं के मकबरे के अंदर ईसा खान की मस्जिद है। ठीक है, तो वो हुमायूं ने ही बनवाई थी और फिर उनकी बेगम यानी कि जो विधवा बेगम थी उन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया। ठीक है, अब यदि हम अकबर की बात करें तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरे मुग़ल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अकबर था। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 1556 से 1605 तक रहा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे अकबर के नाम से जाना जाता है, एक रीजेंट बैरम खान के तहत हुमायूं का उत्तराधिकारी बना। ठीक है, यानी कि अकबर की मदद बैरम खान ने की। बैरम खान ने उसे समझाया किस तरीके से उसे साम्राज्य को चलाना है, किस तरीके से उसका विस्तार करना है, किस तरीके से उसका को सेंट्रलाइज करना है। ठीक है, तो जिसने युवा सम्राट को भारत में मुग़ल डोमेन का विस्तार और समेकित करने में मदद की। 13 वर्ष की उम्र में अकबर का राज्यारोहण बैरम खान द्वारा किया गया। इसके काल में साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया गया था, जो एक सूबेदार द्वारा शासित था, जो राजनीतिक और सैन्य दोनों कार्यों को अंजाम देता था। प्रत्येक सूबे में अधिकारी थे जिनके जो कि अलग अलग नामों से थे, दीवान, बख्शी, सद्र, काजी आदि। साम्राज्य का एक और विभाजन था, यानी कि साम्राज्य की जो ज़मीन था उसको भी विभाजित कर रखा था। ठीक है, 3 भागों में। जागीर वो ज़मीन होती थी जो कि रईसों को दी जाती थी। ठीक है, यानी कि शाही परिवार के जो सदस्य थे उनको दी जाती थी, कुलीन वर्ग को। ठीक है, और वहीं दूसरा खालिसा शाही राजकोष के लिए आरक्षित क्षेत्र था और इनाम जो था वो धार्मिक नेताओं को दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो भूमि कर व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी अलग थी और अच्छी भी थी अकबर की, जिसमें ये पता लगा लेते थे, यानी कि राजा टोडरमल की सहायता से अकबर ने इस एक दहसाला प्रणाली लागू की थी। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता था कि जो एक प्रणाली या फिर बंदोबस्त कहें इस तरीके की थी, जिसमें राजस्व जो था वो पिछले 10 वर्षों के आधार पर मापी गई भूमि की औसत उपज का तय किया जाता था। यानी कि पूरे 10 वर्षों में जितनी भी उपज हो रही है उसका औसत जो रेवेन्यू है, राजस्व है, वो कितना निकल रहा है, कितना उनको कलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका अनुमान कैसे लगाते थे वो दहसाला प्रणाली करते थे। यानी कि इस प्रणाली के अंतर्गत ये होता था कि जो भूमि होती थी, भूमि को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था। तो भूमि को जो विभाजित किया गया था वो 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिसकी वजह से वो पता लगा लेते थे कि ये जो भूमि है वो कौन सी कैटेगरी की है, यानी कि कौन सी क्या नाम होगा इसका। जैसे कि उन्होंने 4 अलग अलग नाम रख रखे थे। एक तो भूमि थी पोलाज, परती, चचर और बंजर। पोलाज जो भूमि थी वो हर साल उस पर खेती होती थी,
और परती जो भूमि थी उसमें 2 साल में एक बार खेती होती थी, चच्चर जिसमें 3 या 4 साल में एक बार खेती होती थी, और बंजर जिसमें 5 या उससे भी ज़्यादा साल में एक बार खेती होती थी। जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता था जब वो उस भूमि को नापते थे कि उस भूमि की गुणवत्ता कितनी है, ठीक है, ये कितनी जो भूमि है वो कितनी ज़्यादा उपजाऊ है, आखिर उसमें की फसल जो होगी वो कैसी होगी, इसका औसत कितना निकलेगा, रेवेन्यू कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा या नहीं मिलेगा, ताकि कोई झूठ ना बोल सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रणाली थी बहुत ही अच्छी थी, जिसकी वजह से उनका जो टैक्स कलेक्शन था, यानी कि वो जो कर व्यवस्था थी, रेवेन्यू सिस्टम था, वो काफ़ी अच्छे से चलता था। और इसका जो राजस्व का जो भुगतान होता था, यानी कि किसानों को जो इसका भुगतान करना पड़ता था, वो नगद के रूप में करते थे। इसके अलावा अकबर के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था जो थी वो मनसबदारी व्यवस्था थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो बहुत फेमस भी हुई, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि अकबर ने अपनी प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, और इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक अधिकारी को एक पद यानी कि मनसब दिया जाता था, ठीक है। मनसबदार जो था ये शब्द सभी के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसके 3 अलग अलग पैमाने थे। मनसबदार जो था उसके पास 500 जात होते थे, वहीं अमीर जो था उसके पास 500 से 2500 जात होते थे। तीसरा जो था अमीर उम्दा, उसके पास 2500 से भी अधिक जात होते थे। अब इन जातों का भी यानी कि रैंकों का भी अलग से विभाजन होता था। वो किस तरीके से होता था? वो इस तरीके से होता था कि इसमें रैंकों को 2 विभागों में विभाजित किया गया था, जात और सवार। जात एक की व्यवस्थित व्यक्तिगत स्थिति होती थी और वेतन उसके आधार पर वेतन तय किया जाता था, और सवार जो था ये संकेत दिया जाता था कि सवारों की संख्या को व्यक्ति द्वारा बनाए गए रखा जाना है, यानी कि सवार जो थे इसमें कितने घुड़सवार शामिल होने हैं, यानी कि प्रत्येक सवार को कम से कम 2 घोड़े रखने पड़ते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मनसबदारी प्रणाली थी ये चलती थी। अकबर के काल में धार्मिक नीति जो थी वो भी बहुत अच्छी बनाई गई थी, बहुत अलग बनाई गई थी। तो जिसके अंतर्गत क्या होता है कि धार्मिक नीति में जजिया, तीर्थ यात्रा और युद्धबंदियों का ज़बरन जो धर्म परिवर्तन होता है वो समाप्त कर दिया जाता है। इन्होंने धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, ठीक है। इस प्रकार उन्होंने सुलह कुल या सार्वभौमिक शांति यानी कि सबकी शांति, सहिष्णुता के विचार की वकालत की, जो विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता था। अकबर को बहुत दयालु, बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसने सभी धर्मों को समान रूप से समझा, और प्रत्येक धर्म पर लगने वाले जो अलग से टैक्स लगाया जाता था उसको भी समाप्त कर दिया। 1562 में अकबर ने दास प्रथा समाप्त कर दी, और 1563 में तीर्थ यात्रा कर, और 1564 में जजिया कर भी समाप्त कर दिया। साथ ही इसने बहुत अलग अलग नीतियाँ बनाई, जिसमें 1542 में उन्होंने दीन-ए इलाही या ईश्वरीय आस्था नामक एक नए धर्म की घोषणा की, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये एक ईश्वर में विश्वास करता है। इसमें सभी धर्मों के अच्छे बिंदु थे, यानी कि सभी धर्मों से कुछ कुछ अच्छे पॉइंट्स लिए गए थे, जिसमें बीरबल सहित उसके केवल 15 अनुयायी थे। अकबर ने अपनी नई आस्था के लिए किसी को बाध्य नहीं किया, किसी पर भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। जिसका मन था वो अपनाए, जिसका मन था वो ना अपनाए। उसने झरोखा दर्शन जो था वो अकबर द्वारा लोकप्रिय आस्था के लिए हिस्से के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को व्यापक बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। झरोखा दर्शन में क्या होता था कि सब लोग इंतज़ार करते थे राजा का, और उनके जो झरोखा यानी कि ग्रिल होती है एक बालकनी, ठीक है, उसके नीचे खड़े हो जाते थे कि एक बार राजा आएँ और उनको देखें, और उसके बाद उसको झरोखा दर्शन बोला जाता था, ठीक है। तो नीचे सब लोग इंतज़ार करते थे कि कब राजा आएंगे और हम उनका दीदार करेंगे या नजराना करेंगे, ठीक है, वटेवर। तो वो उनको देखते थे, और जिसको झरोखा दर्शन कहा जाता था। ये प्रथा बना ली गई थी कि इस तरीके से वो राजा को देखते थे, और रोज़ की रोज़ ये प्रथा बहुत प्रचलित थी, ठीक है, झरोखा दर्शन का जो नवरत्न थे वो थे अबुल फजल जो थे इन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा। वहीं दूसरे थे अब्दुल रहीम खाने खाना महान कवि, बाबरनामा, इन्होंने बाबरनामे का तुर्की में अनुवाद किया। तीसरे थे बीरबल जो थे वो एक हिंदू सलाहकार और दरबार में सेना के मुख्य सेनापति थे। अकबर ने उन्हें राजा बीरबल की उपाधि दी, ठीक है। वहीं चौथे आते हैं मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका को कोटताश के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर के शासनकाल के समय मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका के द्वारा खुद के लिए एक मकबरे के रूप में निर्मित अकबर का पालक भाई था, ठीक है। पांचवें जो नवरत्न थे वो थे फैज़ी ने लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद किया।
और उनकी देखरेख में महाभारत का फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया गया, ठीक है, जिसको रज़मनामा कहा जाता है, ठीक है। तो महाभारत का जो फ़ारसी अनुवाद है उसका नाम रज़मनामा है, ठीक है। वहीं छठे जो होते हैं अकबर के नवरत्नों में राजा मानसिंह, ठीक है, ये एक मनसबदार थे। सातवां राजा टोडरमल, ये एक वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं अकबर के शासन में। अकबर ने उन्हें दीवाने अशरफ की भी उपाधि दी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अकबर ने किसे दीवाने अशरफ की उपाधि दी, तो राजा टोडरमल को दी, ठीक है। तो टोडरमल ही ऐसे थे जिन्होंने दहसाला प्रणाली यानी कि भूमि कर व्यवस्था में अकबर की सहायता की थी, और उन्होंने ये बनवाया था कि भूमि को 4 भागों में विभाजित किया जाता है किस तरीके से, और किस तरीके से 10 साल का एक औसत निकालें और अच्छी तरीके से कर व्यवस्था को व्यवस्थित किया जा सके। 8वें हमारे जो अकबर के नवरत्नों में थे वो थे फ़कीर अज़ीउद्दीन। ये अकबर के मुख्य सलाहकार थे, ठीक है। तानसेन जो थे ये संगीतकार ग्वालियर के हिंदू थे। इन्होंने राजा रामचंद्र की सेवा की और जिन्होंने उन्हें तानसेन की उपाधि दी थी, अकबर ने जो इन्हें उपाधि दी थी तानसेन को, वो मियाँ की दी थी। अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी, ठीक है। तो ये तो थे अकबर के नवरत्न। साथ ही अगर हम अकबर के आर्ट और कल्चर की बात करें तो आर्ट में यानी कि अगर हम सिक्कों की बात करें तो सिक्कों में अकबर ने सोने के सिक्के पेश किए, जिस तरीके से शेरशाह सूरी ने रुपया जारी किया। वहीं हम याद रखेंगे कि अकबर ने सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें अशरफी यानी कि मोहर कहा जाता है, अशरफी यानी कि मोहर कहा जाता है। उन्होंने नए इलाही युग के अनुसार अपने सिक्कों को डेट करना भी शुरू किया, जिसने पहले के हिजरी युग की जगह ले ली, ठीक है। अकबर ने डेट भी डलवाई उस पर। अकबर ने सिक्कों पर शासक की प्रशंसा करते हुए फ़ारसी काव्य अंकित करने की प्रथा शुरू की, ठीक है। इसी के साथ अकबर की अगर हम कला की बात करें तो हजनामा एक पुस्तक है जिसमें 1200 पेंटिंग शामिल है, जो कि सारी उसके शासनकाल से संबंधित है। यूरोपीय शैली की पेंटिंग पुर्तगाली पुजारियों ने अपने दरबार में पेश की, ठीक है। जसवंत और दासवान उसके दरबार के बहुत फेमस चित्रकार थे। उनके दरबार में फ़ारसी कवि अबुल फजल और उनके भाई अबुल फैज़ी, तारिक अल्फी, उत्वी और नज़ीर। इनके दरबार में हिंदी कवि भी थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। अकबर ने कई संस्कृत कृतियों का फ़ारसी में अनुवाद करवाया। इस उद्देश्य के लिए फ़तेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो भी स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा कि फ़तेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना जो बनवाया गया था वो इस उद्देश्य से बनवाया गया था कि ताकि कई संस्कृत कृतियों का फ़ारसी में अनुवाद किया जा सके। और महाभारत का जो फ़ारसी अनुवाद था, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि रज़मनामा उसका नाम था, अकबर काल को लोकप्रिय रूप से फ़ारसी साहित्य के पुनर्जागरण के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसके काल को फ़ारसी साहित्य के पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है, तो अकबर के काल को, ठीक है। वहीं स्मारकों में अगर हम बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, तो अकबर ने फ़तेहपुर सीकरी में महल, सहकिला परिसर, इसी परिसर में गुजराती और बंगाली शैली में कई इमारतें देखी जाती हैं, ठीक है। गुजराती शैली उनकी राजपूत पत्नियों के लिए बनाई गई थी। अकबर ने दीवाने आम, दीवाने खास का निर्माण किया। इसमें शानदार सबसे इमारत जो है वो जामा मस्जिद और इसका प्रवेश द्वार है, जिसे बुलंद दरवाज़ा या बुलंद गेट कहा जाता है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी कहा जाता है। तो बुलंद दरवाज़ा जो आगरा में बना हुआ है, ठीक है, और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह वो भी अकबर ने ही बनवाई है, ठीक है। जोधाबाई का महल है, उसमें 5 मंजिला। फ़तेहपुर सीकरी के जो महत्वपूर्ण इमारतें यानी कि पूरी फ़तेहपुर सीकरी के अंदर बहुत सारी किले आते हैं। जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, बुलंद दरवाज़ा, ये सब फ़तेहपुर सीकरी के अंदर ही आते हैं। तो ये सब अकबर ने बनवाया, ठीक है। अकबर के शासनकाल के दौरान हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया था और इसमें संगमरमर का एक विशाल गुंबद है जिसे ताजमहल का अग्रदूत माना जा सकता है। 27 अक्टूबर 1605 को पेशिश के कारण अकबर की मृत्यु हो जाती है। उनके शरीर को आगरा के सिकंदरा में उनके मकबरे में दफनाया गया था, ठीक है। तो ये हो गई अकबर की बात। अब यदि हम बात करें जहांगीर की, जो कि अकबर के उत्तराधिकारी रहे, इनका टाइम पीरियड 1605 से 1627 तक रहा। जहांगीर का नाम सलीम था। उनका शासन विद्रोह से भरा हुआ था। राजकुमार सलीम बाद में जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1559 को फ़तेहपुर सीकरी में अकबर और उनकी एक पत्नी मरियम-उज़-ज़मानी अंबर के राजा भारमल की बेटी के यहाँ हुआ। मानबाई के साथ उन्होंने शादी की 13 फरवरी 1585 को। उनकी शुरुआती पसंदीदा पत्नियों में से एक राजपूत राजकुमारी जगत गौसाई बेगम थी, जो मारवाड़ के राजा उदय सिंह राठौर की बेटी थी।
और इनका बेटा खुर्रम खान होता है। तो यानी कि यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से अकबर का जो उत्तराधिकारी होता है वो जहांगीर बनता है, और जहांगीर का जो असली नाम होता है, वास्तविक नाम, वो सलीम होता है। ठीक है, वहीं जहांगीर जिससे शादी करता है, ठीक है, उनका जो बेटा होता है तो उनके बेटे का नाम खुर्रम खान होता है। यानी कि यहाँ शाहजहाँ की बात चल रही है। शाहजहाँ का जो असली नाम होता है वो खुर्रम खान होता है। ठीक है, इसके अलावा 1622 में जहांगीर ने अपने बेटे राजकुमार खुर्रम को अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा की संयुक्त सेना के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। अपनी जीत के बाद खुर्रम यानी कि शाहजहाँ अपने पिता के खिलाफ हो गया और सत्ता के लिए बोली लगाई। ठीक है, खुर्रम ने अपने अंधे बड़े भाई की हत्या कर दी। ठीक है, जहांगीर ने 25 मई 1611 को अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान मेहरुन्निसा, जिसे बाद में नूरजहाँ के नाम से जाना जाता है, से शादी की। नूरजहाँ बहुत फेमस है। ठीक है, बाद में जब हम एक देखते हैं कि टाइम पीरियड जहाँ पे मेरे इस चैनल पे एक वीडियो आप लोग देखेंगे जिसमें जहांगीरनामा की पूरी, जहांगीर ने जहांगीरनामा जो लिखा है उसका एक विवरण किया हुआ है मैंने एक वीडियो में। उसमें दिखाया है किस तरीके से जब जहांगीर नशे में बहुत ज़्यादा नशे के आदी हो जाते हैं, उस टाइम पे उनके बस की नहीं होता कि वो साम्राज्य को चलाएं, तो उनके बदले नूरजहाँ ही हैं होती हैं जो साम्राज्य को चलाती हैं। ठीक है, तो उन्होंने 1611 में नूरजहाँ से शादी की, और नूरजहाँ जो थी वो शेख अफ़गान की विधवा थी। वो मजाकिया, बुद्धिमान और सुंदर थी, जिसने जहांगीर को उसकी ओर आकर्षित किया। नूरजहाँ की उपाधि से सम्मानित होने से पहले उन्हें नूर महल कहा जाता था। जहांगीर ने शाही न्याय के चाहने वालों के लिए आगरा के किले में जंजीर अदल की स्थापना की। तो जंजीर अदल की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा कि जंजीर अदल की स्थापना जहांगीर ने की। इनके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला उच्च स्तर की भव्यता और समृद्धि तक पहुंच गई थी। जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण इमारतों में सिकंदरा में अकबर का मकबरा और एतमादुल्ला का मकबरा शामिल है। साथ ही जहांगीर ने श्रीनगर में प्रसिद्ध शालीमार बाग उद्यान की भी नींव रखी, जो कि कश्मीर में है। श्रीनगर कश्मीर में ही तो है श्रीनगर, तो वहाँ पे उसकी भी नींव रखी। उसके समय में लाल बलुआ पत्थर की जगह पे मार्बल ने ले ली थी। ठीक है, जहांगीर की जो मृत्यु थी वो 1627 में भीमभर में सराय सादा खान के पास कश्मीर से लाहौर की यात्रा के दौरान हुई थी। जहांगीर का जो उत्तराधिकारी होता है वो उसका तीसरा बेटा होता है। ठीक है, तो जो खुर्रम होता है, खुर्रम खान, वो उसका तीसरा बेटा होता है, उससे बड़े भी 2 बेटे होते हैं। ठीक है, जिसने शाही नाम शाहजहाँ लिया था। तो जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकारी की लड़ाई होती है, तो वहाँ पे नूरजहाँ ने अपनी पहली बेटी, अपनी बेटी को, यानी कि अपनी जो उसकी दूसरी शादी होती है ना जहांगीर से, तो पहली जो हस्बैंड की बेटी होती है उसको राजकुमार खुर्रम के सबसे छोटे भाई शाहज़ादा शहरयार से शादी करने का फैसला किया, और सिंहासन पर उसके दावे के समर्थन के कारण बहुत आंतरिक विभाजन हुआ। यानी कि उनके बीच बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और विभाजन भी होता है। गुरु हरगोबिंद के नेतृत्व में सिखों का विद्रोह हुआ। शाहजहाँ ने लाहौर में सिख मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। उनकी दक्कन नीति अधिक सफल रही। शाहजहाँ ने अहमदनगर की सेना को हराकर उस पर अधिकार कर लिया। बीजापुर और गोलकुंडा दोनों ने सम्राट के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को उसके मित्र जुमला ने भेंट किया था। मीर जुमला अपनी आगरा यात्रा के दौरान मुगल सम्राट के लिए अत्यधिक मूल्यवान और दुर्लभ उपहार लाए। शाहजहाँ, जिसका टाइम पीरियड 1628 से 1658 तक रहा, भारत के 5वें मुगल सम्राट और जहांगीर के बेटे ने 1628 और 1658 तक शासन किया। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सांस्कृतिक गौरव की शिखर पर पहुंच गया था। हालांकि एक सक्षम और योग्य सैनिक कमांडर शाहजहाँ को उनकी स्थापत्य उपलब्धियों के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। 5 जनवरी 1592 में लाहौर में इनका जन्म होता है और उनकी मां मारवाड़ की एक राजकुमारी थी, जिन्हें राजकुमारी जगत गौसाई के नाम से जाना जाता है। 1628 में जहांगीर का विज्ञापन सफल हुआ और 1607 में खुर्रम यानी कि शाहजहाँ की अर्जुमंद बानो बेगम से सगाई हो गई, जिन्हें मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। राज्यारोहण के 30 साल बाद 1631 में उनकी प्यारी पत्नी मुमताज़ महल की मृत्यु हो जाती है। बुरहानपुर में गौहर आरा बेगम को जन्म देते समय मुमताज़ महल की मृत्यु 38 वर्ष की आयु में हो गई। ताजमहल शाश्वत
प्रेम स्मारक आगरा में स्थित है। शाहजहाँ ने 1631 में अपनी पसंदीदा पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम में, जिसे मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है, इनके मकबरे के रूप में इसका निर्माण शुरू कराया, यानी कि ताजमहल का निर्माण शुरू कराया। ताजमहल 1632 में बनवाना शुरू किया गया और 22 साल लगे इसे बनने में। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी अब्दुल हमीद लाहौरी ने 1636 में पादशाहनामा अपनी पुस्तक में ताजमहल को रोज़ाए मुनव्वरा के रूप में संदर्भित किया, जिसका अर्थ होता है एक शानदार मकबरा। ठीक है, तो ताजमहल जो है जो कि हमारे 7 अजूबों में से एक है और नेशनल हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, जिसे शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया अपनी प्यारी बेगम मुमताज़ महल की याद में। ठीक है, उनके मकबरे के रूप में बनवाया गया और उनकी जो उन्हें दफन जो किया गया वो भी ताजमहल में ही किया गया है। साथ में अगर हम बात करें कि शाहजहाँ की आर्किटेक्चर की, तो मोती मस्जिद पूरी तरीके से सफ़ेद संगमरमर शीश महल और मुसलमान बुर्ज लाहौर में है, जिसे शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया। शालीमार बाग भी शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया। शाहजहाँ के 4 बेटे थे, एक दारा शिकोह, दूसरा शूजा, तीसरा मुराद बख्श और चौथे होते हैं औरंगज़ेब। उनके यानी दारा शिकोह के छोटे भाइयों शूजा बंगाल के वाइसरॉय और गुजरात के वाइसरॉय मुराद बख्श ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और अपने धन का दावा करने के लिए आगरा पर चढ़ाई की। लेकिन उनके जो चौथे बेटे होते हैं औरंगज़ेब, ये बहुत अच्छी तरीके से प्रशिक्षित सेना इकट्ठी की इन्होंने और एक प्रमुख सेनापति बन गया। इसने आगरा के पास दारा शिकोह की सेना का सामना किया और समुद्रगढ़ की लड़ाई में उसे हरा दिया। ठीक है, और जब औरंगज़ेब दारा शिकोह को हरा देता है तो जो साम्राज्य होता है वो उसके हाथ में आ जाता है। लेकिन उसी टाइम क्या होता है, शाहजहाँ जो होते हैं वो बीमार होते हैं लेकिन ठीक होने लगते हैं उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन जब वो ठीक हो भी जाते हैं तो औरंगज़ेब को दिखता है कि उसने तो दारा शिकोह को हरा दिया, अब जो साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी बनेगा वो औरंगज़ेब बनेगा। तो औरंगज़ेब जब उत्तराधिकारी बनता है तो वो शाहजहाँ को अक्षम घोषित कर देता है कि ये इस कंडीशन में नहीं है कि अभी ये साम्राज्य को चला सके। ठीक है, और ऊपर से उन्हें आगरा में नज़रबंद कर देता है। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है कि वहीं पे उसमें कैद कर लेता है, नज़रबंद कर देता है, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और वो उनके शव को दफन भी नहीं करता है। उनके शव को 2 कुलीन जो कि उसके दरबार में रहते हैं, सैयद मोहम्मद कनौजी और काजी कुर्बान ने शव को कारादान से बाहर निकाला और धोया और चंदन के बने ताबूत में रख दिया और वहाँ से उनके शव को नदी के रास्ते ताजमहल लाया गया, जहाँ उनकी प्यारी पत्नी मुमताज़ के बगल में उन्हें दफनाया गया। तो शाहजहाँ ने 3 धातु यानी कि सोना, चांदी और तांबे के सिक्के को जारी रखा। उनके पूर्व परिग्रहण सिक्कों पर खुर्रम नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से शाहजहाँ के ने जो सिक्के जारी कराए थे वो कराए थे सोने के, चांदी के और तांबे के। ठीक है, लेकिन उनके जो सिक्कों पर नाम है वो खुर्रम नाम है, जो कि उनका असली नाम था और शाहजहाँ उन्हें टाइटल मिला था। ठीक है, अब यदि हम बात करें औरंगज़ेब की, तो औरंगज़ेब का जो टाइम पीरियड था वो 1658 से 1707 तक रहता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि औरंगज़ेब का जो असली नाम होता है वो आलमगीर होता है। आलमगीर छठे मुग़ल सम्राट थे जिन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर 49 वर्षों तक शासन किया। व्यापक रूप से ये मुग़ल साम्राज्य का अंतिम प्रभावी शासक माना जाता है। औरंगज़ेब मुमताज़ और शाहजहाँ का पुत्र था। अपने भाई द्वारा शूजा और मुराद के बीच उत्तराधिकारी के युद्ध के बाद औरंगज़ेब विजयी हुआ। औरंगज़ेब ने फतवाए आलमगीरी को संकलित किया और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में शरिया कानून और इस्लामी अर्थशास्त्र को पूरी तरीके से स्थापित करने वाले कुछ सम्राटों में से ये एक था। इसने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, फतवाए आलमगीरी। ठीक है, जिस तरीके से हमने देखा कि बाबर ने अपनी तुज़ुक बाबरी लिखता है, बाबर जहांगीर नामा लिखता है खुद। ठीक है, इस तरीके से औरंगज़ेब ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है। ठीक है, फतवाए आलमगीरी। तो ये बहुत कट्टर मुसलमान होता है जो कि शरिया कानून पर ज़्यादा चलता है। ठीक है, शरिया के हिसाब से ही ज़्यादातर अपने साम्राज्य को चलाने की कोशिश करता है। इन्होंने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की और औरंगज़ेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। इसके शासनकाल के दौरान लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करते हुए मुग़ल साम्राज्य अपने सबसे बड़ी सीमा तक पहुंच गया था। ठीक है, इसके टाइम पर क्या होता है कि मुग़ल साम्राज्य का विस्तार होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा मुस्तरद खान द्वारा लिखित मासिर आलमगीरी पुस्तक जो थी वो औरंगज़ेब के शासन पर प्रकाशित हुई है।
शराब पीना इसके शासन में मना था, प्रतिबंधित था। इसके अलावा कोई और पूजा करना किसी देवता की या खेती की पूजा करना, भांग का उपयोग करना, ये सब प्रतिबंधित था। साथ ही संगीत को निषेध कर दिया था दरबार में। औरंगज़ेब ने झरोखा दर्शन को बंद कर दिया। इसके अलावा उसने जवाबित आलमगीर यानी कि औरंगज़ेब के फरमान जारी किए, जिसके लिए उसने नैतिक संहिता को लागू करने के लिए मुतासिबों को नियुक्त किया। मुतासिब होता है कि जैसे कि किसी अधिकारियों को भी नियुक्त किया था। उन्होंने दशहरा, नवरोज़ के उत्सवों को भी बंद कर दिया। शाही खगोल विद्या और ज्योतिषी को भी बर्खास्त कर दिया। प्रारंभ में क्या होता है कि औरंगज़ेब ने नए हिंदू मंदिरों के निर्माण और पुराने मंदिरों की मरम्मत पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर उसने हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की नीति भी शुरू की। 1689 में उसने जजिया और तीर्थयात्री कर फिर से लगा दिया। ठीक है, तो ये तो थी औरंगज़ेब ने किस प्रकार से अपनी प्रशासन व्यवस्था चला रहा था। तो ये तो हमने बात की कि किस प्रकार से औरंगज़ेब ने प्रशासन व्यवस्था को व्यवस्थित किया। अब यदि हम बात करें इसकी कर व्यवस्था की, तो कर व्यवस्था में औरंगज़ेब ने बहुत सारे कर लगाए थे, जिसमें पहला था उशुर, जो उपज का 5 से 10% था। दूसरा खिराज, जो गैर मुसलमान से एकत्रित किया जाता था और उपज का 1/3 या फिर 1/2 भाग था। तीसरा खम्स, जो युद्ध की लूटी गई संपत्ति का 1/5वां भाग था। चौथा ज़कात, जो कि अमीर मुसलमानों से धार्मिक कर के रूप में वसूल किया जाता था। जजिया जो हिंदुओं पर लगाए जाने वाला धार्मिक कर था। ठीक है, ये सब औरंगज़ेब ने लगाए वापस से। ठीक है, इसी के साथ औरंगज़ेब ने हिंदू व्यापारियों पर 5% की दर से अंतर कराधान भी लगा दिया था और मुस्लिम व्यापारियों पर 2.5% के मुकाबले हिंदुओं पर ज़्यादा लगाया था। ठीक है, वहीं मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने आलमगीर नामा लिखा। उनकी धार्मिक नीति राजपूत, मराठों और सिखों को मुग़ल साम्राज्य के दुश्मनों में बदलने के लिए जिम्मेदार थी। सितंबर 1659 में उन्होंने वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर को भ्रष्ट करने का आदेश दिया, जिसे राजा मान सिंह द्वारा स्थापित किया गया था और जिनके पोते जय सिंह के बारे में माना जाता है कि उन्होंने शिवाजी के भागने में उनकी मदद की थी। जबकि मस्जिदों का निर्माण प्रजा के लिए बहुत ज़्यादा शाही कर्तव्य माना जाता था। औरंगज़ेब के नाम पर कई फरमान जारी हुए, जो मंदिरों, मठों, चिश्ती मंदिर, चिश्ती जो दरगाह थी, उनके गुरुद्वारों का समर्थन करते थे, जिसमें शामिल है महाकालेश्वर मंदिर, गुरुद्वारा, बालाजी मंदिर, उमानंद मंदिर, शत्रुंजय जैन मंदिर। ठीक है, तो महाकालेश्वर मंदिर जो है वो तो उज्जैन में है और गुरुद्वारा देहरादून के गुरुद्वारा का उसने दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कराया था उसको। ठीक है, बालाजी मंदिर चित्रकूट में है, उमानंद मंदिर गुवाहाटी में। ठीक है, इन सब का को कुछ को रिकन्स्ट्रक्ट कराया था, किसी के लिए उसने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, इसके अलावा औरंगज़ेब के शासनकाल में भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारे युद्ध हुए थे। ठीक है, जिसमें बुंदेल युद्ध था, एक जाट विद्रोह हुआ था उसके साथ। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है कि बुंदेल युद्ध में औरंगज़ेब जो था 1635 में, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि ओरछा के शासक थे जुझार सिंह, जिन्होंने शाहजहाँ की नीति की अवहेलना की, यानी कि उनकी नीति को माना नहीं था। तो दूसरे क्षेत्र पर उन्होंने हमला किया था और अपने कार्य का प्रायश्चित करने से उन्होंने मना कर दिया था। यानी कि शाहजहाँ ने उनसे कहा था कि किसी और क्षेत्र पे कहा होगा कि यहाँ पर आपको हमला करना है, लेकिन उन्होंने उस क्षेत्र पे हमला ना करके दूसरे क्षेत्र पर हमला किया। और जब शाहजहाँ ने उनसे किया कि वो अपनी गलती का प्रायश्चित करें, तो उन्होंने प्रायश्चित करने से इनकार कर दिया। तो इसके लिए 1635 में ओरछा की घेराबंदी की गई और ये जो घेराबंदी थी ये सफल रही। तो इसमें क्या होता है कि महाराजा छत्रसाल बुंदेला राजपूत कबीले के एक मध्ययुगीन भारतीय योद्धा थे। उन्होंने औरंगज़ेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जिसमें वो जीत जाते हैं और बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। वहीं औरंगज़ेब के टाइम पे जाट विद्रोह होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है 1659 में, ठीक है, जाट विद्रोह जो होता है वो 1659 में 1669 में होता है, जिसमें हिंदू जाटों ने एक विद्रोह का आयोजन किया, जिसके बारे में माना जाता है कि ये जजिया को फिर से लागू करने और मथुरा में हिंदू मंदिरों के विनाश के कारण हुआ था। ठीक है, तो जाट विद्रोह को कुचलने के लिए औरंगज़ेब ने मोहम्मद बीदर बख्त को सेनापति नियुक्त किया और 4 जुलाई 1688 को राजा राम जाट को पकड़ लिया और फिर उसका सर जो था वो कलम कर दिया गया, काट दिया गया। उसका सिर सबूत के तौर पर औरंगज़ेब के पास भेजा गया कि हाँ उसको मार दिया गया है। हालांकि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद क्या होता है कि बदन सिंह के अधीन जाटों ने अपने बाद में एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर स्थापित किया, लेकिन
औरंगज़ेब के टाइम पे क्या होता है कि जाट हार जाते हैं और उनका जो नेतृत्व कर रहा होता है, ठीक है, राजा राम, उनका सर कलम कर दिया जाता है और औरंगज़ेब के सामने पेश किया जाता है, ठीक है। लेकिन औरंगज़ेब के मरने के बाद क्या होता है, जाट जो होते हैं वो अपना स्वतंत्र राज्य भरतपुर को में स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ क्या होता है कि जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है और बदन सिंह के अधीन जाटों ने अपना स्वतंत्र राज्य भरतपुर में स्थापित किया, तो भरतपुर में भरतपुर साम्राज्य का जो संस्थापक होता है वो होता है सूरजमल। सूरजमल जो होता है वो 13 फरवरी 1707 को बदन सिंह और रानी देवकी के घर उसका जन्म होता है और वो इसका भरतपुर साम्राज्य का संस्थापक होता है। महाराजा सूरजमल के अधीन जो होता है वो हिंदू जाट साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच जाता है और इस वजह से सूरजमल को जो टाइटल मिलता है वो मिलता है जाटों का अफलातून। तो अगर ये क्वेश्चन आए एग्जाम में कि जाटों का अफलातून किसको कहा जाता है, तो सूरजमल को कहा जाता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें मुग़ल साम्राज्य के विस्तार की, तो 1663 में लद्दाख अपनी यात्रा के दौरान औरंगज़ेब ने साम्राज्य को उस हिस्से पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया, उस हिस्सों पर सीधा कंट्रोल किया और डेल्टन नामियल जैसे वफादार उसके जो साथी थे जिनको वो साथ रखता था, अपने सलाहकारों ने श्रद्धांजलि वफादारी की प्रतिज्ञा के लिए सहमति व्यक्त की। डेल्टन नामियाल को लेह यहाँ लद्दाख की बात चल रही है में एक भव्य मस्जिद का निर्माण करने के लिए भी जाना जाता है, जिसे उन्होंने मुग़ल शासन को समर्पित किया था। 1685 में औरंगज़ेब ने बीजापुर किले पर कब्ज़ा करने और सिकंदर आदिल शाह को हराने के लिए अपने बेटे मोहम्मद आजम शाह को लगभग 50,000 पुरुषों की सेना के साथ भेजा। उसने 1686 में बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्ज़ा कर लिया और मुग़ल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में कर दिया। इसी के साथ सिकंदर आदिल शाह बीजापुर के अंतिम सुल्तान थे, जिन्होंने 1672 और 1686 के बीच शासन किया। 5 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा, जो कि सुल्तान को पकड़ लिया गया, दौलताबाद किले में कैद कर लिया गया, जहां 1700 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1658 में मारवाड़ पर कब्जा करने से राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत और मुग़लों के बीच एक गंभीर दरार पैदा हो गई। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को उनके द्वारा 1675 में फांसी दे दी गई थी। गुरु तेग बहादुर को दिल्ली लाया गया। औरंगज़ेब ने उसे इस्लाम अपनाने या अपना सिर देने के लिए कहा, ठीक है। गुरु ने अपना सिर देना पसंद किया लेकिन अपने विश्वास को नहीं, तो 1675 में तेग बहादुर का सिर कलम कर दिया जाता है। सहिष्णुता की सिख एकता अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है। सिखों ने अपने 10वें गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में खालसा या शुद्ध नामक कर लड़ाकू बल का गठन किया। औरंगज़ेब के सैन्य दल में 16 तोपें शामिल थे, जिसमें अज़दा, पाड़कर और फ़तेह रहबर शामिल थी, ठीक है। तो ये तो थी उनके टूल्स कौन कौन से थे उसके पास। अब यदि हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो हम देखते हैं कि औरंगज़ेब ने लाहौर बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया, लाल किले में मोती मस्जिद भी बनवाई। औरंगज़ेब पहले से मौजूद संरचनाओं की मरम्मत और रखरखाव में अधिक शामिल था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मुग़ल और पूर्व मुग़ल दोनों मस्जिदें थीं जिनकी इसने मरम्मत करवाई। इन्होंने बख्तियार काकी जैसे सूफ़ी संतों की दरगाह का भी संरक्षण किया। मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब के शासनकाल के दौरान मुग़ल साम्राज्य में कपड़ा उद्योग जो था बहुत मजबूती से उभरा। हिमरू, पठानी, मुशरू और कलमकीरी, जिसमें कपड़े पैंट या ब्लॉक प्रिंट होते हैं, एक ऐसी तकनीक थी जो मूल रूप से फ़ारस से आई थी। तो इस तरीके से नई नई चीज़ों को हम देखते हैं कि अलग अलग शासकों के टाइम पे अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, इनकी अलग व्यवस्था थी। साथ ही हम देखें अगर फ्रांसीसियों के साथ इनके क्या संबंध थे, तो इसमें क्या होता है 1667 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी राजदूत जो होता है वो आता है लेगोस और बेवर्ड एक फ्रांस के पत्र लुई 16 को प्रस्तुत करने के लिए आता है, तो जिसमें दक्कन में इसने विद्रोहियों से फ्रांसीसी व्यापारियों को सुरक्षा का आग्रह किया और पत्र के जवाब में औरंगज़ेब ने क्या किया, एक फरमान जारी किया जिसमें इन्होंने फ्रांसीसियों को अनुमति दे दी कि वो सूरत में अपना कारखाना लगा लें, ठीक है। अब अगर हम बात करें औरंगज़ेब ने सिक्कों की, तो औरंगज़ेब ने देखा कि किस तरीके से सिक्कों पर कुरान की आयतें या की आयतें नहीं होनी चाहिए, तो उसने क्या किया, वो लोगों के हाथ पैर लगातार छूते रहते हैं, तो उसने देखा कि इस तरीके से सिक्कों पर कुरान की आयतें या मोहर नहीं होनी चाहिए, तो उनके सिक्कों में एक तरफ टकसाल शहर का नाम और जारी करने का वर्ष था और दूसरी तरफ उन्होंने निम्नलिखित दोहे लिखवा रखे थे, ठीक है। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है और इसका जो मकबरा है कुलंदबाद और महाराष्ट्र में है, ठीक है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।